वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समास पढ़ेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, समास से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आज हम बिल्कुल इजी वे से समास पढ़ेंगे। सबसे पहले है समास का तात्पर्य। समास का क्या तात्पर्य है? संक्षिप्ति, यानी कि संक्षेप में, जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए। जहाँ संक्षिप्ति का क्या अर्थ है? जहाँ कम से कम शब्दों में शब्द कम हो और अर्थ अधिक से अधिक हो। जैसे गंगा जल, हम गंगा का जल नहीं बोलते, हम बोलते हैं गंगा जल दे दो या गंगा जल ले आओ। कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर नहीं, ज्ञान सागर। आगे समास के भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इनको जो समास की 6 भेद हैं, इनको हम आगे बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रथम पद मतलब पहला पद जिसमें प्रधान हो। उदाहरण से हम अव्ययीभाव समास समझेंगे और हमारी ट्रिक क्या है वो भी हम जानेंगे। अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग, पहला पद ही उपसर्ग होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद ही कौन सा होता है? उपसर्ग होता है। जहाँ पे उपसर्ग लगा हो वो अव्ययीभाव समास होता है। और उपसर्ग कौन से हैं? पहला पद कौन सा है? अनु, आप, प्रति, यथा, भर, ये सब आए, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। तो पहला देखेंगे हम आजन्म। आजन्म में क्या उपसर्ग लगा है? आ। अमरण, अमरण में आ। निडर, नी। प्रतिदिन, प्रति। यथाशक्ति, यथा। जहाँ पे भी पहला शब्द उपसर्ग हो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण के लिए अनु, आ, प्रति, यथा, भर आदि। हमारा नेक्स्ट है अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो। ये भी अव्ययीभाव समास की ट्रिक है कि अगर कहीं पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों का बार बार प्रयोग हो, तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, पास पास। तो यहाँ पे भी घर घर 2 शब्द हैं, तो यहाँ पे भी एक शब्द की क्या हुआ है? पुनरावृत्ति हुई है, उसका द्वारा यूज हुआ है। घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, पास पास। तो अव्ययीभाव समास कहाँ पे होता है? किसे कहते हैं? जहाँ पे उपसर्ग लगा हो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। और जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो, मतलब शब्दों को बार बार रिपीट किया गया हो, वहाँ पे भी कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास वहाँ पे भी होता है। हमारा नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जानने के लिए पहले हमें कारक चिन्ह आने चाहिए। यह है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल 6 ही कारक चिन्हों का यूज है। सबसे पहला कर्ता ने, सबसे पहला कारक चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने। और 8th है संबोधन। संबोधन, इनका पहले और 8वें का तत्पुरुष समास में कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ 6 का ही यूज है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययीभाव समास में पहला पद होता था प्रधान, और पहला पद क्या होता था? उपसर्ग होता था। यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। इनमें 2 पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह इन 2 पदों के बीच में, तत्पुरुष समास में जो 2 पद होते हैं उनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। और कारक चिन्ह कौन से हैं? ये हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, अधिकरण में, पर। ये हमें लर्न होने चाहिए। कर्ता, कर्ता और संबोधन कारक, यहाँ पे कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। और तत्पुरुष समास के भेद भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? जो हमारे कारक चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान
तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कई बार एग्जाम में तत्पुरुष समास ना पूछ के कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष ऐसे पूछ लिया जाता है। तो हम आगे इनको समझेंगे उदाहरण से। पहला है स्वर्ग प्राप्त। जैसे हम बोलते हैं कि स्वर्ग प्राप्त, हम बोलेंगे कि वो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। को जो है वो कारक चिन्ह है, और कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म को। कर्ता ने, हम जैसे लर्न करते हैं तो ऐसे करते हैं कर्ता ने कर्म को, लेकिन कर्ता ने का यूज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 6 ही कारक चिन्हों का है। तो यहाँ स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे कौन सा है? कर्म। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कर्म तत्पुरुष है। अगर सिंपल पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, तो हम बताएंगे ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। को जो है ये कारक चिन्ह है, लेकिन कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यहाँ भी को जो है वो कारक चिन्ह है। कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से। वैसे ही देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हम कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है? संप्रदान। तो यहाँ पे के लिए जो है वो कारक चिन्ह है, यहाँ से हमें पता चलेगा ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र का क्या है यहाँ पे? कारक चिन्ह है। कौन सा? कर्म। रस भरा, रस से भरा, से यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह है। तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें कारक चिन्ह लर्न होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा है यहाँ पे? करण से, रस से भरा। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें कारक चिन्ह लर्न होने चाहिए। जहाँ पे भी कारक चिन्हों का लोप होगा वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, और जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा और शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। हमारा नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्या मतलब 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 9 तक। उदाहरण से हम समझेंगे नवग्रह। नव मतलब 9, 9 ग्रहों का समूह। तो पहला क्या है? पहला पद जो है यहाँ पे संख्यावाचक है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे द्विगु समास है। दोपहर, दोपहर मतलब 2। तो यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे पहला पद जो है वो क्या आ रहा है? संख्यावाचक आ रहा है। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंचतत्व, पंच तत्वों का समूह। तो जिसका भी पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 11, तो क्या यह द्विगु समास है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला पद इसका संख्यावाचक नहीं है। जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा वही क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे 10, 10 तो क्या हो गया? ये संख्यावाचक हो गया। तो जहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक और 10, 20, 30 ऐसे करके 40, 50, 60, 100 तक वो द्विगु समास है। लेकिन अगर बीच में से कहीं आता है जैसे 12, 15, तो वो द्विगु समास नहीं है, क्योंकि उसका पहला पद संख्यावाचक नहीं है। आई होप आपको द्विगु समास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्मधारय। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय की ट्रिक है, जहाँ भी विशेषण मिले वहाँ कर्मधारय होता है। मतलब सबसे इजी वे है कर्मधारय को पहचानने का कि जहाँ भी विशेषण मिले, जहाँ पे भी क्या मिले? विशेषण मिले, वहाँ पे
कर्मधारय होता है। उदाहरण से हम समझेंगे महाकवि। इसका एक और ट्रिक है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, इनको अलग करते हैं, जैसे महाकवि, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान है जो कवि। तो इसकी एक और ट्रिक है कि जहाँ भी दोनों पदों के मध्य में है जो या के समान, है जो और के समान। पहली ट्रिक क्या है हमारी, जहाँ पे भी विशेषण मिले, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो, वहाँ पे कर्मधारय होता है। और दूसरी क्या है, दूसरी ट्रिक है, जहाँ पे भी जब हम शब्द का विग्रह करेंगे, उसको अलग करेंगे, तो है जो और के समान शब्द बीच में आए, वहाँ पे भी कर्मधारय होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे महाकवि, महान है जो कवि। पहले तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है किसकी, कवि की। कवि कैसा है, महान है। कवि कैसा है, महान है। हमें पता लग रहा है यहाँ विशेषता है किस चीज़ की, तो यहाँ पे कर्मधारय है। अगर फिर भी पता ना चले तो विग्रह करते टाइम है जो आए, वहाँ पे कर्मधारय है। चंद्रमुख, यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुख की, कि वो चंद्रमा के समान है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, कर्मधारय है। यहाँ पे विशेषण है, किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। अगर इससे समझना है तो हमारी ट्रिक में क्या है जो और के समान जहाँ पे आए, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। मृग नयन, नयन कैसे हैं, मृग की तरह है। ये नयनों की विशेषता है कि वो मृग की तरह है। मृग के समान नयन है जिसके, के समान। हमारा नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब दोनों मिलकर कोई और ही अर्थ निकालते हैं, दोनों मिलकर कोई और ही अर्थ निकालते हैं, उसे वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये हम उदाहरण से समझेंगे। यह इसकी एक ट्रिक भी है कि जहाँ कहीं भी देवताओं के पर्यायवाची, ज़्यादातर देवताओं के पर्यायवाची ही बहुव्रीहि समास में आते हैं, मैक्सिमम टाइम, कि जहाँ भी देवताओं के पर्यायवाची आए वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण से समझेंगे, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। गज के समान आनन है जिसका, मतलब गजानन, गज के समान आनन है जिसका। और कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु। इसमें कोई पद प्रधान नहीं है और एक तीसरा ही पद बना रहे हैं, एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वो है विष्णु। और चक्रधर जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु देवता है। तो मैक्सिमम टाइम जो देवता है उनके पर्यायवाची ही बहुव्रीहि होते हैं। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। हमारा नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इजी है बहुत। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद इस समास के प्रधान होते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, इसमें और या आदि का लोप होता है। उदाहरण से हम देखेंगे, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, गुण दोष, गुण और दोष। हम ऐसा ही बोलते हैं, राधा कृष्ण गुण और दोष। या माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य। इसकी एक और ट्रिक है कि ये एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। द्वंद्व समास के जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे गुण दोष, दिन रात, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ये भी इसकी ट्रिक है कि द्वंद्व समास में पहले तो और या का लोप होता है बीच में, जैसे राधा और कृष्ण, गुण और दोष, माता और पिता, पाप और पुण्य। या फिर ये एक दूसरे के जो उल्टे होते हैं वो भी द्वंद्व समास होता है। हमारा नेक्स्ट है ओके। तो ज़्यादातर हम जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। एक बार इनको समझेंगे हम कि बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। इससे पहले हम एक रिपीट करेंगे कि अव्ययीभाव समास जहाँ पे उपसर्ग लगा हो
और जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो। तत्पुरुष समास जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो विग्रह करते टाइम, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ पे सिर्फ 6 कारक चिन्हों का यूज है, फर्स्ट और जो 8th है उसका यूज नहीं है। उसके बाद दिगु जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या कौन सी 0 से लेकर 9 तक, और 10 20 30 बीच वाली संख्या इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो पहला पद उनका संख्या में नहीं है, जैसे 11 12 13, तो इसका जो पहला पद है जैसे 12, तो बार कोई संख्या नहीं हुई, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद है कर्मधारय मतलब विशेषता किसी चीज की विशेषता, और बहुव्रीहि कि दोनों पद जो प्रधान नहीं है मिलकर कोई तीसरा ही अर्थ निकालते हैं, वहां पे बहुव्रीहि होता है। अब हम ज़्यादातर जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं वो है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि को समझेंगे। कर्मधारय जहाँ पे विशेषण होता है, जहाँ पे विशेषण होता है, विशेषता होती है, वहाँ पे कर्मधारय होता है विशेषण। और बहुव्रीहि तीसरा अर्थ निकलता है और मैक्सिमम टाइम देवताओं के पर्यायवाची होते हैं। कर्मधारय नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। अब मान लो कि नीलकंठ शब्द आया है एग्जाम में और वहाँ पे ऑप्शन में कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। नीलकंठ मतलब कंठ है नीला जिसका, विशेषता है उसकी, विशेषण है, तो कर्मधारय भी हुआ। नीलकंठ एक तीसरा अर्थ निकल रहा है शिव, नीला है कंठ जिसका मतलब भगवान शिव। लेकिन अगर ऑप्शन में कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है तो हमने प्रायोरिटी बहुव्रीहि को ही देनी है, बहुव्रीहि पे ही हमने टिक करना है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय होगा, अगर कर्मधारय नहीं है तो बहुव्रीहि होगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो सिर्फ बहुव्रीहि होगा, हम बहुव्रीहि को ही प्रायोरिटी देंगे। ओके, नेक्स्ट है लंबोदर। लंबोदर मतलब मोटे पेट वाला, ये उसकी विशेषता है। और लंबोदर का एक और तीसरा अर्थ है गणेश। ये कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, और एग्जाम में अगर दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो हमने बहुव्रीहि को ही प्रायोरिटी देनी है। कमल नयन, नयन कैसे हैं उसके, कमल के समान है, ये उसकी विशेषता है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, यानी कि विष्णु, ये तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है, लेकिन हमने बहुव्रीहि को ही प्रायोरिटी देनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समास का ये टॉपिक अब क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।